जय हिंद दोस्तों। रामपुरा की पाठशाला में आपका स्वागत है और अपने जीएस के पॉलिटी की कड़ी में मूल अधिकारों का सफर तय करते हुए हम लोग आज आ पहुंचे हैं अनुच्छेद 20 तक। हमने पिछली क्लास में 17, 18 और 19 देखा था। 17 के अंतर्गत हमने अस्पृश्यता का अंत देखा, 18 में उपाधियों का अंत देखा और 19 में अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं जैसे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखी, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता देखी, निवास की स्वतंत्रता देखी, वृत्ति आजीविका की स्वतंत्रता देखी। यहाँ तक कि हमने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार भी देखा था और हमने इसके विभिन्न पहलुओं को जाना था। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जो कि 19(1) ई के अंतर्गत आता था। आज हम लोग देर न करते हुए अनुच्छेद 20 की तरफ चलते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उल्टी दिशा से शुरू करेंगे। हम लोग आज का टारगेट मैंने रखा था 20, 21 और 22 का, तो हम लोग 22 से शुरू करते हुए 20 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 22 से जब आप रिलेट करोगे तो आपको आसानी होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22, जबकि अगर हम लोग देखें तो 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो ये 22 जो है, जब कोई दोषी या कोई अभियुक्त कोई क्राइम कर दे, ठीक, और पुलिस उसे पकड़ ले जाए, क्राइम ना भी करे, पुलिस पकड़ ले जाए गिरफ्तारी की दशा में, तो गिरफ्तारी की दशा में सबसे पहले क्या होगा? तो अनुच्छेद 22 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे शीघ्र अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी के कारण बताने होंगे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो गिरफ्तारी अवैध ठहरा दी जाएगी। इसके अलावा पहला तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। इसके साथ ही उसे अपने पसंद के वकील से परामर्श व बचाव का अधिकार भी है। इसका मतलब कि व्यक्ति को जब उसके गिरफ्तारी के कारण जानने को मिले तो उसे अपने पसंद के व्यक्ति से, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार, उससे अपने बचाव कराने का अधिकार, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे कि अगर पुलिस कोई प्रश्न पूछे तो फिर अभियुक्त ये कह सकता है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो ये कह सकता है कि भैया पहले हमारे वकील को बुलाइए, हम उससे परामर्श करेंगे और वही जवाब देगा। ठीक। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें इसमें प्रावधान, तो इसमें प्रावधान ये है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा, न्यायाधीश होगा, उसके सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। कितने? 24 घंटे के भीतर। अगर 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी अवैध ठहरा दी जाएगी और उसे मुक्त करना होगा। इस 24 घंटे के अंतर्गत यात्रा का समय, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस स्टेशन की दूरी वहाँ से ज़्यादा रही हो जहाँ न्यायाधीश बैठते हैं, तो नज़दीकी मजिस्ट्रेट इसको और उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में रखा जाएगा, तब ही हिरासत में रखा जाएगा जब न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसको अधिकृत करें, मतलब उसकी हिरासत को स्वीकृति दे दें, अन्यथा उसे मुक्त करना होगा। तो 22 में हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, तो क्राइम करते ही अगर उसे पकड़ा पुलिस ने, तो पुलिस उसे सबसे पहले उसका कारण बताएगी। कारण बताएगी तो कारण बताने के साथ ही वो अपने वकील के लिए भी कह सकता है, और उसके बाद उसे 24 घंटे में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने 22 देखा। इसी के अंतर्गत एक और चीज आती है, निवारक निरुद्ध। निवारक निरुद्ध का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन सरकार को या पुलिस को इस प्रकार का अंदेशा है, प्रशासन को, कि ये आगे चल के कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे समाज में लोक व्यवस्था तितर बितर हो सकती है, किसी दुर्घटना की आशंका है, तो उसको रोकने के लिए पहले ही निवारण के तौर पे, प्रिवेंट करने के लिए निरुद्ध, मतलब उसे हिरासत में रख दिया जाएगा। लेकिन ये निवारक निरुद्ध 3 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, ऐसे 3 माह से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, और 3 माह से ज़्यादा रखना होगा तो फिर हाई कोर्ट के जज की परमिशन लगेगी। तो हमने यहाँ से देखा कि भाई गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति कैसी कैसी प्रक्रियाओं से गुजरता है। अब दोस्तों आते हैं 22 से 20 की तरफ। अब आप गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, तो गिरफ्तारी के बाद, चूँकि 20 पहले है लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो अब गिरफ्तारी के बाद क्या होगा बच्चों?
तो गिरफ्तार हो गए। पहला, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधि मतलब आपने क्राइम आज किया, ठीक, अब पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है, या फिर आपने क्राइम कर दिया, 3 साल निकल गए और उस क्राइम पे उस समय किसी भी सजा का प्रावधान नहीं था, उस पर कोई कानून नहीं बना था। अब 3 साल बाद उस क्राइम पर कोई कानून बना है, तो क्या पुलिस आपको पकड़ने आ जाएगी? मान लीजिए आतंकवाद का पहले तो कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं होता था 1980-85 के समय। अब अगर उस समय आतंकवाद के तहत मतलब वो कोई दंडित कार्यवाही तो कर नहीं सकती थी पुलिस, दंडात्मक कार्यवाही तो कर नहीं सकती थी। तो इस तरीके से अगर आपने आज क्राइम किया है और उस पर कोई कानून नहीं है, तो पुलिस उस पर आपको 5 साल बाद अगर कानून बना तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी। कार्योत्तर मतलब कार्य के बाद अगर कोई विधि आ रही है, कोई कानून आ रहा है, तो उस पर आपको सजा नहीं दी जा सकती, पहली बात। तो अगर ये गिरफ्तार किए और कोई ऐसी विधि है कि कार्योत्तर है तो संरक्षण होगा। दूसरा क्या कहता है? दोहरी सजा। एक ही व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, एक बार सजा मिल गई बस, डबल सजा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई क्राइम किया तो उसे अदालत से सजा मिली और उसके डिपार्टमेंट ने उसे सस्पेंड भी कर दिया या बर्खास्त कर दिया, तो क्या ये दोहरी सजा हुई? नहीं दोस्तों, न्यायालय ने उसे उसके सजा दी है और उसके डिपार्टमेंट की जो सजा है उसको अलग सजा माना जाएगा, वो दोहरी सजा में नहीं गिना जाएगा, ठीक। और कार्योत्तर विधि में केवल क्रिमिनल केसेस शामिल होते हैं, सिविल केसेस नहीं। सिविल केसेस में पीछे जाकर भी आपको दंड दिया जा सकता है। इसके बाद अगर तीसरा देखें तो आत्म अभिशंसा। आत्म अभिशंसा मतलब अगर आप पुलिस कस्टडी में पुलिस के सामने स्वयं के खिलाफ कोई बयान देते हैं तो न्यायालय में, कोर्ट में वो बयान एडमिसिबल या उसको न्यायालय में स्वीकृति नहीं दी जाएगी। मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ा, अब सबको पता है कि रिमांड पे तो हर आदमी डरता है कि रिमांड पे ना जाना पड़े, और पुलिस ने पीटा, पीट पीट के आदमी ने डर से 4 डंडे खा के कह दिया कि हाँ साहब हमने ही मारा था फला आदमी को, तो क्या जज साहब इस बात को मानेंगे? पुलिस कहेगी साहब इसने तो स्टेटमेंट दिया है, इसके साइन है, अंगूठा भी लगा है, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। तो जज साहब कहेंगे बेटा तुम लोग अपने डंडे के इस्तेमाल से इससे गलत बुलवा रहे थे या जोर जबरदस्ती से बुलवा रहे थे, यहाँ बोलेगा, और वो अगर अपने बयान से पलट जाएगा तो मित्रों जज साहब के सामने दिया गया बयान माना जाएगा, ना कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान। तो इसको कहा जाता है आत्म अभिशंसा से संरक्षण, स्वयं के खिलाफ बयान देने से सुरक्षा, ठीक, ताकि पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और आप या आम आदमी के मानवाधिकार सुरक्षित रहें, ठीक है दोस्तों। तो हमने 20 और 22 देखा बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक दोस्तों। अब हम लोग 21 की तरफ आते हैं, क्योंकि 21 अपने आप में थोड़ा अलग अधिकार है, उसका 20 और 22 से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों 21 लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में, हर पेपर में। 21 का टाइटल क्या है? सभी जानते हैं, जीवन का अधिकार, बट असली जो टाइटल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं छीन सकता है। इसका मतलब कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित की है उसके अलावा किसी अन्य तरीके से राज्य आपके जीवन की या आपकी दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको जेल में बंद ऐसे नहीं करेगा बिना किसी कानून के। तभी आप देखते होंगे चाहे कितना भी मशहूर क्रिमिनल क्यों ना रहा हो, उसके एनकाउंटर की जांच की जाती है। अगर पुलिस एनकाउंटर करती है तो न्यायालय उस एनकाउंटर की जांच करता है। क्यों? क्योंकि कहीं गलत तरीके से तो उसके प्राण को, अनुच्छेद 21 जो प्राण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, उसको गलत तरीके से तो नहीं छीन लिया गया। तो इसकी जांच न्यायालय द्वारा हमेशा की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकार आएंगे, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार, शयन का अधिकार, सोने का अधिकार। अभी बताते हैं दोस्तों ये क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार,
विद्युत का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो स्वच्छ पर्यावरण, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये केवल और केवल जीवन की अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आता है, पशुवत जीवन नहीं, गरिमापूर्ण जीवन, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मनुष्य को अगर गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है तो उसे खाली खुले में सांस लेने अकेले से मतलब नहीं है, उसके लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो, स्वच्छ वायु उपलब्ध हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता हो। इसके अलावा हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, क्योंकि वो दैहिक स्वतंत्रता को बाधित करता है तो वो भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शयन का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार, गहरी नींद का अधिकार, ये भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे आदरणीय बाबा रामदेव जी ने एक बार काले धन के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया और उस आंदोलन को शाम के बाद, जनरली रात में तो सभी लोग सोते ही हैं, बट उस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने पुलिस बल भेजा उस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, और रात में ही लाठीचार्ज कर दिया गया सोते समय उस आंदोलनकारियों के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से सुओ मोटो एक्शन लेते हुए बोला कि चैन से नींद का, गहरी नींद का, शयन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, और पुलिस ने लाठीचार्ज करके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया था। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। परमानंद कटारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि सभ्य अंत्येष्टि, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, लावारिसी क्यों ना हो, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसकी अंत्येष्टि सभ्य तरीके से की जाए, ये भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसका मतलब जीवन का अधिकार केवल जीते जी ही गरिमा प्रदान नहीं कर रहा है, मृत्यु के बाद भी सभ्य अंत्येष्टि के जरिए एक गरिमापूर्ण मृत्यु भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार ये भी इसी के अंतर्गत आएगा मित्रों। ठीक, त्वरित सुनवाई, न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई का अधिकार, न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई का अधिकार। ठीक, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है मित्रों? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहा इच्छा मृत्यु, तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब कि कोई व्यक्ति, उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है कि वो केवल और केवल मेडिकल डिवाइस पे, जैसे वेंटिलेटर पे सरवाइव कर रहा है, अब उस व्यक्ति को जीवित रखा जा रहा है केवल मजबूरन, और अगर वह व्यक्ति अपनी जीते जी इस एक प्रकार की वसीयत जारी करके जाए कि हमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करके केस दर केस के आधार पर इसको अलाउ कर सकता है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी इसके अंतर्गत आएगी। निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आएगा। फेमस आधार केस हुआ था जिसको कहा जाता है पुट्टा स्वामी केस। इसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि फॉर्म भरने में आधार मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आधार की डिटेल देना चाहें या न देना चाहें। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आधार में आपकी फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैन वगैरह है, और ये आपकी निजी जानकारी है, आप चाहें तो साझा करें और चाहे तो न साझा करें। ठीक है, इसके अलावा अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। एक बहुत फेमस केस हुआ था हादिया केस 2018 में, और इस पर IAS में भी प्रश्न आ चुका है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आएगा, तो ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। अनुच्छेद 21 कैपिटल ए कौन से संशोधन से आया? 86वें संशोधन से आया 2002। लागू कब से होगा? 2010 से, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आएगा 2009 में, जिससे यह लागू होगा। तो 21 से क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। और इसके अंतर्गत सरकार ने क्या कहा है, संविधान ने क्या कहा है? इसके अंतर्गत संविधान ने कहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को राज्य मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। तो
तो 8 साल की प्राथमिक शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी राज्य के द्वारा प्रत्येक बालक को। इसके पहले ये अधिकार अनुच्छेद 45 में था, ठीक है, 45 में था, बट 45 से प्रतिस्थापित करके इसे अनुच्छेद 21A के रूप में स्थापित कर दिया गया है। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। लागू कब से? 2010 से। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आएगा, भले ही संशोधन 2002 में हो गया। ठीक। अब दोस्तों एक प्रश्न आता है सामने कि 21A, अब देखो 12 से 35 तक मूल अधिकार है, ये तो 2002 में जोड़ा गया, तो 36 होना चाहिए था या 35A होता, 21A क्यों हो गया? तो दोस्तों 21A इसलिए हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे कि शिक्षा व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है समाज में तो आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही आगे चल के कुछ अच्छा, समाज को एक अच्छी दिशा दे सकता है और समाज को एक सही दिशा में ले जा सकता है। तो आपकी स्वयं की गरिमा बढ़ाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, चूँकि नौकरियां अभी शिक्षा पर ही आधारित हैं, तो गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार कहाँ? अनुच्छेद 21 में पढ़ा हमने। इसीलिए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के बाद ही शिक्षा का अधिकार 21 से जोड़ा गया, क्योंकि शिक्षा से मिलेगा गरिमापूर्ण जीवन। इसीलिए 21 और 21A का कनेक्शन आपस में है। गरिमापूर्ण जीवन और शिक्षा का अधिकार दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए 21A बाद में आया भले ही, लेकिन उसे 21 के बाद जोड़ा गया, न कि 35 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 20 से 22 तक कंप्लीट करा। जय हिंद।